Hello students, today I am going to share with you all very simple tricks to record journal entries for standard 11 commerce students. These journal entries are very important and very simple and very easy also to record in accounting books. If you understand some of the terms and assumptions clearly in your mind, because everything depends upon some assumptions, and based on the assumptions we are going to solve each and every entries one by one. So let us start one by one. Very first I am going to share with you some basic accounting terms. The very first term is business transaction. So you are listening very frequently that past journal entries for the following transactions. What actually transactions are? So transactions are monetary events for purchase and sale of goods or services between two persons. In very simple, I have written here, it is monetary event. Monetary event means we can measure these in terms of money between two or more parties for exchange of goods and services. Not necessary that it is goods, it may be services also. You are taking benefit of services of some other persons, then also you have to pay. Whenever it is to pay or it is to receive, it is called a business transaction. Second term is what? Capital. Capital is very simple word, or very simple we used to say पूंजी, जो बिजनेस में लगाई जाती है. कैपिटल हम लोग बोलते हैं बड़ी अमाउंट जो बिजनेस में लगाई जाती है और ये बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए लगाई जाती है. द अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इज टर्म्ड एज कैपिटल. तो ये कैपिटल कहाँ से आती है? या तो कैपिटल बिजनेस का जो ऑनर है वो अपने घर से लाएगा, उसकी पास्ट सेविंग जो उसके पास पड़ी हुई है और उसमें से कुछ पैसा वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, लगाएगा. या नहीं तो वो मार्केट में बैंक से लोन ले सकता है. अगर वो पार्टनरशिप है तो कई पार्टनरों का शेयर कैपिटल ले सकता है. अगर वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो वो मार्केट में शेयर इशू करके ले सकता है या डिवेंचर भी इशू करके ले सकता है. तो इस तरह की बातें आएंगी हमारे के सामने. नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट जो अकाउंटिंग टर्म का बेसिक आइटम है वो है एसेट्स. एसेट्स मतलब होती है संपत्ति. संपत्ति वो सारे आइटम जिससे हम बिजनेस चलाते हैं. बिजनेस चलाने के लिए ऑफिस होता है, फर्नीचर होते हैं, बिल्डिंग होती है, फैक्ट्री होती है, प्लांट होते हैं, मशीनरी होते हैं. तो ये सारी चीज़ों को हम लोग एसेट्स कहते हैं. तो एसेट्स इट इज़ एनी रिसोर्स विथ फाइनेंशियल वैल्यू, उसका कुछ मनी वैल्यू होगा, विच कैन बी यूज्ड बाय द बिजनेस, और बिजनेस इसको अपने काम को चलाने के लिए यूज़ करती है, यूज्ड बाय द बिजनेस. और जब ज़रूरत पड़ती है तो बिजनेस इस चीज़ को सेल भी कर सकती है. कभी पुराने फर्नीचर को बेच दिया जाता है, पुरानी मशीन को बेच दिया जाता है. तो एसेट्स क्या हुआ? वो सारी आइटम जिनको हम बिजनेस में यूज करते हैं और इसका एक फाइनेंशियल वैल्यू होता है और इसको ज़रूरत पड़ने पर हम लोग बेच भी सकते हैं. नेक्स्ट आ गया लायबिलिटी. लायबिलिटी मतलब हो गया ये आपका दायित्व है. आपने ये पैसा किसी दूसरे बंदे को देना है, किसी दूसरे पर्सन को देना है. बिजनेस क्या करती है? मार्केट में एक आदमी से सामान लेती है और फिर उसको दूसरे लोगों को बेचती है, या सामान खरीदने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करती है, उसका प्रोडक्शन करती है और उसको फिनिश गुड्स में टर्न करने के बाद मार्केट में उसको बेचती है. तो जब उसने सामान बनाने के लिए किसी से मटेरियल लिया था, रॉ मटेरियल लिया था, अपने लेबर अपॉइंट की थी, अपने ऑफिस स्टाफ अपॉइंट किए थे, तो उन सब को बिजनेस की तरफ से कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू हमको देना पड़ेगा. तो व्हाट बिजनेस इज सपोज टू गिव टू अदर्स, बिजनेस ने जो दूसरे लोगों को देना है उसी को हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी. आपने किसी को देना है, आपका उत्तरदायित्व है, आपका ये ऑब्लिगेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी. इट इज अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर, माने बाहरी व्यक्ति को. बिजनेस हैज टू पे इट. इट इज़ एन ऑब्लिगेशन फॉर द बिजनेस. ये बिजनेस का एक लीगल दायित्व है, बिजनेस को ये पैसा देना पड़ेगा. नेक्स्ट आ गया डेटर. डेटर को हम लोग सिंपल में बोलते हैं देनदार.
ऐसा व्यक्ति जो हम लोगों को पैसा देगा। कौन हम लोगों को पैसा देगा? जिसको हम उधार माल बेचे हैं, या जिसके लिए हमने कुछ सर्विस दी है, या हमने उसके लिए कुछ काम किया है, तो वो बंदा मेरे को पैसा देगा। तो हमारी बिजनेस भी सामान बेचती है, दूसरों के लिए सर्विस देती है, तो उन लोगों से जिन से इस बिजनेस को पैसा मिलने वाला है, वो सब लोग बिजनेस के हिसाब से डेटर कहे जाते हैं। डेटर पर्सन फ्रॉम होम बिजनेस हैज़ टू रिसीव मनी। बिजनेस को पैसा लेना है जिन लोगों से, उनको हम डेटर बोलते हैं या देनदार बोलते हैं। क्रेडिटर, क्रेडिटर का सिंपल हिंदी वर्ड है लेनदार। बिजनेस भी किसी लोगों से उधार सामान खरीदती है, तो बिजनेस को उन लोगों को पैसा देना पड़ेगा। तो जिनको पैसा देना पड़ेगा वो हमारे लेनदार हो गए। तो ये अमाउंट क्या हो गई? पर्सन टू होम बिजनेस हैज़ टू पे मनी। जो बिजनेस ने ये पैसा दूसरे लोगों को देना है। अब यहाँ पर बात हम बोल रहे हैं कि पर्सन को, जरूरी नहीं है पर्सन, एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है, एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। तो इस तरह आपने देखा कि सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी आपको जर्नल एंट्री फॉर द बिगिनर्स, इतने से ही आपका सारा काम चल जाएगा। इसके बाद अब हम लोग आ रहे हैं बेसिक एजम्पशंस पर। ये अकाउंट के बेसिक एजम्पशंस हैं, मतलब मान्यता, इसके बिना आपका काम नहीं हो सकता है। कई बार आपने बचपन में या 7-8 में जब हिसाब पढ़े, तो लेट अस सपोज वेट ऑफ दिस आर्टिकल इज एक्स, आप मान लेते थे ये जो आर्टिकल हमारे हाथ में है, ये जो सामान हमारे हाथ में है, इसको अगर हम ऊपर उछालेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, इसको जब ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आएगा। तो एजम्पशंस क्या है? इसको ऊपर फेंकना, मेरे हाथ में है तब ये नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन जब हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं तब ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मान्यता क्या है कि पहले किसी सामान को आप ऊपर फेंकिएगा तब वो नीचे आएगा। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म आपने समझ ली। अब बेसिक एजम्पशंस को भी आपने समझना है, क्योंकि ये एजम्पशंस आपको मान करके चलने हैं। जब तक आप इसको नहीं मानोगे, जब तक आप इसको नहीं जानोगे, आप जर्नल एंट्री करने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो एजम्पशंस 1 क्या है? ऑलवेज थिंक दैट यू आर द ऑनर ऑफ द बिजनेस। अपने आप को हमेशा बिजनेस का मालिक समझिए। आप बिजनेस के मालिक हैं, और जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं बिजनेस में वो आप खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड यू ओनली रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स। तो जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसको आप खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एजम्पशंस क्या था? पहला कि आप बिजनेस के मालिक हो अपने आप को। अगर बोला जाए क्वेश्चन में कि पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ राम, तो आप राम हो। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ करीम, तो आप करीम हो। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ सीता, तो आप सीता हो। अब वहाँ ये सब क्वेश्चन मत कीजिएगा कि सर हम मेल है तो फीमेल कैसे हो जाएंगे, ये वो नहीं। ये सिर्फ एजम्पशंस है, आपने ये मान करके चलना है। आप ये मान करके चलोगे तभी आपके लिए काम ईजी होगा। सेकंड एजम्पशंस क्या है कि नेवर राइट द नेम नेवर राइट द नेम ऑफ द ऑनर इन हिज अकाउंट बुक्स। कभी भी मालिक के खाता में उसका नाम नहीं लिखा जाता है। मालिक कभी कभी बिजनेस में पैसा देता है, या कभी कभी बिजनेस से वो अपने घर के यूज के लिए भी सामान ले जाता है, तो उसका नाम कभी भी आपने नहीं लिखना है। सो वी फॉलो ए रूल। उसके लिए आपने एक रूल फॉलो करना है। क्या है वो रूल? Whenever owner gives anything to the business, capital account will be credited. कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है। उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। ये रूल है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है। कभी रूल होता है कि हम लोगों को मार्केट में लेफ्ट हैंड साइड रोड में चलना है, तो आपको रूल फॉलो करना है। अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आपको उसका फाइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये अकाउंटिंग रूल्स हैं जो मैं समझा रहा हूँ, जिसको समझने से आपका जर्नल एंट्री बनाने का काम बहुत ईजी हो जाएगा। सेकंड क्या है? वेन एवर ऑनर टेक्स एनीथिंग फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पर्सनल यूज। अगर वो दुकान से किसी को बेचने के लिए सामान देने जा रहा है, वो नहीं, उसने सामान दिया है या पैसा लिया है पर्सनल यूज के लिए, तब एक वर्ड है, तब एक टर्म है, ड्रॉइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड। तब आपने ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करना है। एजम्पशंस 3 क्या है कि व्हेन सोर्स ऑफ कैश इज नॉट गिवन। कभी कभी ये बोला जाएगा मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, सलमान स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो ये कैश कहां से आ रहा है, इसके बारे अगर क्वेश्चन साइलेंट है। अगर क्वेश्चन बोलता है राम स्टार्टेड बिजनेस बाय टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, तब तो आपको पता है कि पैसा कहां से आ रहा है।
लेकिन जब आपको ये पता नहीं है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, तब आपने क्या एज्यूम करना है, सोर्स ऑफ कैश इज नॉट गिवन, देन एज्यूम इट इज फ्रॉम ओन कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, उसकी पास्ट सेविंग होती है। कोई बंदा एक महीने में 1 लाख रुपया बचाता है और उसके बाद 12 महीने में 12 लाख बचाता है, 2 साल में 24 लाख बचाता है, वो बड़ी अमाउंट हो गई। उसमें से वो अपनी सेविंग में से ही वो कुछ अमाउंट बिजनेस में लाता है, तो पास्ट सेविंग को ही हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो वो कैपिटल को बिजनेस में लेके आ सकता है, उससे वो पैसा जो है इट इज़ फ्रॉम ओनर्स ओन सेविंग या ओन कैपिटल ऑफ द ओनर। तो ये एजम्पशन है कि जब सोर्स ऑफ कैश नहीं दिया रहेगा तो आपने ये मान लेना है कि ये पैसा मालिक के अपने घर में उसकी रखी हुई कैपिटल में से आया है। इसके बाद हम आएंगे जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट के बारे में। ये अब हम लोग जर्नल एंट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन 1 हम दे रहे हैं अभी, जो एजम्पशन 1 से लेके 3 पर बेस्ड है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ राम, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि यू आर सपोज टू पास एंट्रीज इन द बुक ऑफ राम। तो जब आपने राम के अकाउंट में जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करना है तो उसका एक ये फॉर्मेट है, ये उसका फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का। तो यहां पर हमने एंट्री रखनी है किसके बुक में, ये राजा के बुक में। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ राजा, हम लोगों को राजा के बुक में जर्नल एंट्री लिखनी है। तो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का। इसका पहला कॉलम होगा डेट का, दूसरा होगा पर्टिकुलर्स का, तीसरा होगा एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फॉलियो। एक जर्नल फॉलियो होता है जो जर्नल की कॉपी के पेज नंबर को बोला जाता है, और एक होता है लेजर फॉलियो जो लेजर बुक के पेज नंबर को बोला जाता है। इसको डिटेल में आप समझ पाओगे जब आप लेजर को करोगे। उसके बाद एक अमाउंट का कॉलम होगा डेबिट अमाउंट का, और एक कॉलम होगा क्रेडिट अमाउंट का। अब इसमें कैसे लिखना है उसके बारे में आपको मैं 1 बाय 1 समझा रहा हूं। तो ये बता रहा है कि एंट्रीज इन द बुक ऑफ राजा आपने करनी है। तो सबसे पहले आपने यहां पर हेडिंग लिखना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ राजा, इन द बुक ऑफ राजा। इसमें फिर और लिखा जाता है फॉर द मंथ ऑफ, फॉर द मंथ ऑफ जो रहेगा, जैसे यहां जनवरी है 2023, जो भी रहेगा उसको आप लिखोगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ राजा हेडिंग में रहेगा, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी मार्च जो भी रहेगा आपने वो लिखना है। इसके बाद आ गया कि हम लोग ट्रांजैक्शन को देखेंगे। तो ट्रांजैक्शन डेट क्या है, जनवरी 1, इस जगह हमने लिखना है जनवरी 1। ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, उसने कैश से बिजनेस से स्टार्ट किया। अभी आपको मैंने एजम्पशंस बताया था कि ये जो पैसा आया है बिजनेस में 2 लाख रुपया, ये कहाँ से आया है, इसके बारे कुछ नहीं बोला हुआ है। इसको मैं एक बार फिर से क्लियर करके समझाता हूँ। ये जो कैश है इसका सोर्स नहीं दिया हुआ है कि पैसा कहाँ से आया है। तो एजम्पशंस क्या बोलता है कि जब सोर्स के बारे कुछ नहीं पता है तो आप ये मान लो कि ये उसकी कैपिटल से आया है। और कैपिटल जब भी होती है किसी पर्सनल व्यक्ति की होती है, राम की, मोहन की, राजा की, रानी की, किसी की होती है, तो ये किसके कैपिटल है, राजा के कैपिटल है। तो कैपिटल बिलोंग्स टू किस अकाउंट को, ये पर्सनल अकाउंट को बिलोंग करता है। ये कैपिटल बिलोंग करती है, कैपिटल बिलोंग कर रही है पर्सनल अकाउंट को, और राम उसको देने वाला है, राजा उसको देने वाला है। तो राजा इज व्हाट, गिवर। राजा का नाम हमने उसके अकाउंट में लिखना नहीं है, इसलिए हम लोग जो कैपिटल है वो पर्सनल है, वो गिवर है, उसको हम लोग डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है, इसलिए उसको सीआर हमने लिख दिया। सेकंड चीज क्या थी, कैश। ये बिजनेस में आया क्या है, बिजनेस में कैश आया है, और कैश हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये कौन अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। रियल का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आता है। तो ये बिजनेस में आ रहा है, ये क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, कम्स इन,
उसको क्या करना है हमने, डेबिट। ये जो एनालिसिस हमने आपके सामने की है, क्वेश्चन क्या था, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो आपने पहला एजम्पशन देखना है कि वो सोर्स ऑफ कैश दिया है कि नहीं दिया है। सोर्स ऑफ कैश नहीं दिया है तो आपने एजम्पशन या एज्यूम कर लेना है कि ये उसके कैपिटल से आया है। और कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, और वो कैपिटल कौन है, गिवर है, तो गिवर को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो गिवर को हमने क्रेडिट वहां कर दिया। अब आ गया दूसरा आइटम कैश, तो कैश क्या बोल रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, मान लीजिए ये बिजनेस है, ये उसकी क्या है, बिजनेस है, और बिजनेस में आ रहा है क्या, और कहां से आ रहा है, ये उसकी कैपिटल से आ रहा है, तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट को बिलोंग करता है और कैश रियल अकाउंट को बिलोंग करता है। रियल क्या बता रहा है कि रियल कम्स इन, इसलिए उसको क्या करना है, डेबिट, और कैपिटल पर्सनल था, वो था गिवर, उसको हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो अब हमको जब पता चल गया कि इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है, तो कैश को हम डेबिट करेंगे एंट्री लिखने के टाइम, और कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करेंगे। आप लिखोगे कैसे, उसके बारे अब हम समझा रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम जनवरी 1 लिख चुके, और इसमें आ गया हम लोगों का ट्रांजैक्शन, ये कैश अकाउंट, ये दाग थोड़ा सा टान के इसको डीआर कर दीजिएगा, इसका मतलब डेबिट। और 2 जो लिखते हैं तो जर्नल एंट्री में 2 का मतलब होता है क्रेडिट साइड, आपको अलग से क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपसे पूछा गया आप 1 गिलास पानी पियोगे, तो आप करते हो, इसका मतलब हम समझ ले रहे हैं कि आप हाँ बोल रहे हो। अगर आप इस तरह बोलते तो हम समझ लेंगे आप ना बोलते हो, और टीचर समझ लेगा जहां पर आपने 2 लिखा है, इसका मतलब आप बोलना चाहते हो कि ये क्रेडिट है। तो क्रेडिट किसको करना था हम लोगों को, कैपिटल को, तो कैपिटल वाज द गिवर, तो ये कैपिटल अकाउंट हो गया। कितने रुपए लेके बिजनेस स्टार्ट हुई है, 2 लाख, तो 2 लाख डेबिट वाला डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिखेंगे। यहां पर एक नरेशन, मतलब ये एंट्री आपने क्यों की थी, आपने क्यों उसको डेबिट किया, क्यों उसको क्रेडिट किया, 50 एंट्री आप करोगे, आप भूल जाओगे किसको किस लिए डेबिट किया था। तो यहां एक जरा सा हिंट लिख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, आपने कैश से ये बिजनेस स्टार्ट किया है, इसको आपने लिख लिया। तो एजम्पशंस के बिना इस तरह की एंट्री को समझने में दिक्कत होगा। आप एंट्री याद कर सकते हो, आप रट सकते हो। कई बार कुछ लोग बोल देते हैं कि एंट्री ये वाली याद कर लो, मैं याद करने के वाले कभी नहीं बोलूँगा। आपने जो कुछ भी करना है सब समझना है। अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अगर आप किसी चीज़ को सिर्फ लर्न करते हो, मगअप करते हो, वो 2-4 दिन के बाद आपके दिमाग से निकल जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो बोलनी थी कि जब भी आप एंट्री लिखते हो तो कई बार होता है कि आपको पहले रीजनिंग जब देखते हो कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, तो आपने पहले कैपिटल को क्रेडिट कर लिया था। यहाँ पर जिस तरह यहाँ हमने अभी चूज किया था ना कि कैपिटल रिप्रेजेंट करती है ऑनर को, और ऑनर का नाम कभी भी हम अकाउंट्स बुक में नहीं लिखते हैं, उसकी जगह यूज करते हैं कैपिटल को। और कैपिटल पर्सनल अकाउंट को बिलोंग करती है, और कैपिटल यहाँ पर गिवर है, तो गिवर को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। और बिजनेस में आया क्या था, कैश आया था, तो कैश को हमने रियल अकाउंट को बिलोंग करता है और वो कम्स इन है, इसलिए उसको डेबिट करना है। अब कई बार आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर हमने पहले क्रेडिट को चूज किया है, बाद में डेबिट को चूज किया है। आप क्रेडिट चूज कीजिए पहले, या वो आइटम आपका डेबिट का निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने के समय आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले डेबिट आइटम लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, डेबिट आइटम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जनवरी डेट जो थी उसको उस तरह लिखते हैं, जनवरी 1, और कैश को हमने डेबिट करना है, तो ये कैश अकाउंट हम लोगों का डेबिट हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके डीआर। और क्रेडिट वर्ड को हमने यूज नहीं करना है, क्रेडिट के लिए हम लोग यूज करते हैं टू को।
टू लिखने से ही टीचर समझ लेगा कि ये क्या हो गया है, क्रेडिट। तो क्रेडिट किसको करना है, कैपिटल को। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर लिया। अमाउंट हमारी 2 लाख थी, डेबिट वाली अमाउंट डेबिट में आ गई, क्रेडिट वाली अमाउंट क्रेडिट में आ गई। और यहां एक नरेशन लिखना था, बिंग स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस। तो ये हमेशा याद रखना है कि हमने पहले डेबिट को लिखना है तब क्रेडिट को लिखना है। ऐसा नहीं कि पहले क्रेडिट लिखना है, एंट्री का रूल है, ये रूल है, हमको ये फॉलो करना है। और इस जगह में हम लोग ने लिखना था ये वाला कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ, जो भी मालिक का नाम है, यहां मालिक का नाम राजा है, तो राजा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023। यही एक इंपॉर्टेंट बात है कि पहले डेबिट लिखना है फिर क्रेडिट लिखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंट्रीज में आते हैं। अब नेक्स्ट एजम्पशंस हम लोगों का क्या है, एजम्पशन नंबर 4, when the name of party is given but nothing is stated about cash paid or received, then take it as a credit transaction। कई बार होता है कि ऐसा लिखा रहता है कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहन फॉर ₹500 एंड कैश वाज पेड। आपने पैसा दे दिया है। जब आपने पैसा दे दिया है तो उस टाइम आपको उससे कोई मतलब नहीं होता है, मगर जब पैसे के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा है कि आपने कैश पेड किया है कि नहीं किया है। जैसे यहां बता रहा परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम ऑफ ₹5,000। एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम ऑफ 5,000 एंड कैश पेड, एंड कैश पेड। यहां पर आप बता रहे हो कि परचेज फर्नीचर किया फ्रॉम राम से 5,000 का, और आपने उसके लिए कैश को क्या किया है, पेड कर दिया है। ये कैश ट्रांजैक्शन है। जब हमने पैसा दे दिया है तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। जब हम पैसा नहीं देते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो उसी के बारे में एजम्पशन है कि नेम ऑफ पार्टी इज गिवन। जैसे यहां बोल रहा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम, तो यहां नाम, पार्टी का नाम दिया हुआ है राम, बट नथिंग स्टेटेड अबाउट कैश पेड और नॉट। तो परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम ऑफ 5,000, ये 5,000 रुपया उस फर्नीचर का वैल्यू है, ये नहीं कि हमने कैश पेड किया। जैसे यहां पर बोल दिया था कैश पेड, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम ऑफ 5,000 एंड कैश पेड। यहां पर पेमेंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। तो इसीलिए एजम्पशंस ये बता रहा है कि जब नथिंग स्टेटेड अबाउट कैश पेड और रिसीव्ड, then take it as a credit transaction and we are concerned related, क्योंकि अब उस पार्टी से हमको मतलब है, या तो उसको हमको पैसा देना होगा और सेल के मैटर में हमको उससे पैसा लेना होगा। तो उसको ये मानना है कि पार्टी को हम छोड़ेंगे नहीं। जब पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है तब इसी मान्यता को लेकर के हम लोग चलेंगे, इसी एजम्पशंस को लेकर के हम लोग चलेंगे। तो अब यहां हम लोग देख रहे हैं फिर दोबारा कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम 5,000, नथिंग स्टेटेड फॉर कैश पेमेंट, सो इट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड वी आर कंसर्न विथ राम, मतलब राम से हमको मतलब है। तो यहां पर फर्नीचर देखिए, ये जो फर्नीचर आपने परचेज किया है, फर्नीचर आप देख सकते हो, फर्नीचर आप छू सकते हो, तो फर्नीचर रियल अकाउंट को बिलोंग करता है। जब आपने फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है, तो जो आता है वो कम सिन हो गया, उसको हमने डेबिट करना है। और किससे परचेज किया था, राम से, और राम को पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए हमको राम से मतलब है। राम को बाद में हमको पैसा देना होगा, इसलिए राम को हमने अपने अकाउंट में रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। तो राम पर्सनल अकाउंट था, वो गिवर था, इसलिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसकी एंट्री कैसे लिखी जाएगी, लिखोगे आप सारी एंट्री फॉर्मेट में ही, जो फॉर्मेट आपको पहले मैंने दिखाया, लेकिन यहाँ हम बिना फॉर्मेट के आपको समझा रहे हैं, आप अपने से उसको फॉर्मेट में ड्रॉ करके लिख सकते हो। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट
डेबिट, और टू राम्स अकाउंट, बिंग फर्नीचर परचेस्ड, बिंग फर्नीचर परचेज, ये 5,000 रुपया डेबिट वाला थोड़ा सा लेफ्ट तरफ लिखेंगे और क्रेडिट वाला अमाउंट थोड़ा सा राइट तरफ लिखेंगे, इस बात को आप ध्यान रखोगे। तो ये एजम्पशंस था, जब पार्टी का नाम नहीं दिया रहता है तो आप, जब पेमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया रहता है तो आपको उस पार्टी से मतलब है, या तो उससे पैसा लेना है या तो उसको पैसा देना है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन हम लोग ये सारा काम करेंगे। अब एजम्पशन नंबर 5, अब हम एजम्पशन नंबर 5 में आ गए हैं कि व्हेन गुड्स परचेज और गुड्स सोल्ड आर नॉट डिफाइंड, गुड्स परचेज्ड और गुड्स सोल्ड आर नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि कई बार होता है कि आपका क्वेश्चन में बोला रहेगा कि फर्नीचर परचेज्ड, मोटर परचेज्ड, मोबाइल परचेज्ड, बुक्स परचेज्ड, लेकिन कई बार सिर्फ गुड्स मेंशन रहेगा, मतलब जो गुड्स है उसका नाम नहीं बताया हुआ है, मतलब वो डिफाइन नहीं है। इट इज गुड्स ओनली, इट इज गुड बट इट इज नॉट डिफाइंड दैट वेदर इट इज फर्नीचर और मोटर और साइकिल और एनीथिंग। तब क्या करना है, तो उस टाइम आपको देन टेक इट एज ओनली परचेज और सेल। जब गुड्स लिखी रहेगी, अगर सेल के साथ है तो आप सेल पकड़ोगे, और गुड्स लिखी रहेगी परचेज के साथ है तो आप परचेज पकड़ोगे। देखो परचेज ऑफ गुड्स, ये जो गुड्स है यहां पर डिफाइन नहीं है, ये परचेज फर्नीचर नहीं बोल रहा है, ये खाली क्या बोल रहा है, गुड्स। जब गुड्स होगा देन टेक इट परचेज और सेल, ये एजम्पशन में बोला हुआ है, तो ये परचेज आप लोगे। और परचेज कौन अकाउंट होता है, परचेज नॉमिनल अकाउंट होता है। क्यों नॉमिनल होता है कि परचेज जब भी हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। परचेज जब भी करेंगे हमारा एक्सपेंसेस होगा, या अभी पैसा देना पड़े या बाद में पैसा देना पड़े, हमें पैसा देना ही है, वो मेरा एक तरह का खर्चा है। इसलिए परचेज को हम ये मान के चलेंगे कि परचेज इज नॉमिनल अकाउंट एंड इट इज एक्सपेंस, सो इट शुड बी डेबिटेड, इसलिए उसको हम डेबिट किए। और अगर बोला रहेगा कि गुड्स सोल्ड, गुड्स बेचा, यहां भी गुड्स डिफाइन है क्या, नहीं डिफाइन है। गुड्स के बारे ये नहीं बता रहा है कि क्या आपने बेचा, सिर्फ गुड्स बेचा। तो गुड्स जब है तो हम सिर्फ सेल को पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। तो ये एजम्पशंस है कि व्हेन नेम ऑफ द आइटम इज नॉट मेंशन, व्हेन गुड्स आर नॉट डिफाइंड, जब गुड्स डिफाइन नहीं किया हुआ, गुड्स के बारे में बताया हुआ नहीं है, तब आप क्या करोगे, या तो इसको परचेज पकड़ो या तो इसको सेल पकड़ो। अगर परचेज गुड्स है तो परचेज, सेल्ड गुड्स है तो सेल। लेकिन बट व्हेन गुड्स आर डिफाइंड, जब गुड्स को मेंशन किया है, जब गुड्स के बारे में बताया हुआ है, जब गुड्स के बारे में मेंशन किया हुआ है, तो आपने जो मेंशन किया हुआ है उसी को पकड़ना है। तब क्या बोल रहा है कि देन टेक पर्टिकुलर आइटम, जो आइटम बोला रहेगा आप उसी आइटम को लोगे। जैसे बोला कि परचेज फर्नीचर, बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है, परचेज फर्नीचर, यहां पर परचेज गुड्स थी, गुड्स का बारे पता नहीं था कि गुड्स क्या था, लेकिन यहाँ गुड्स के बारे पता है, क्या परचेज किए हैं, फर्नीचर। तो फर्नीचर तो हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये किसको बिलोंग करता है, रियल को, और ये हमारे पास क्या हो रहा, आ रहा है, इसलिए उसको क्या करेंगे, डेबिट। और सोल्ड फर्नीचर, अगर फर्नीचर के बारे बोलेगा तो फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो रियल है, सेल के टाइम फर्नीचर हमारे पास से जा रहा है तो क्या हो जाएगा, फर्नीचर को क्रेडिट किया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। अब जैसे कि एग्जांपल में हम आपको यहां दिखाते हैं कि अगर यहां पर बोल रहा है परचेज गुड्स ऑफ 5,000 एंड कैश पेड, तो आपने गुड्स परचेज की है, तो जब भी गुड्स है तो आपने क्या लेना है, परचेज। क्यों, क्योंकि ये गुड्स परचेज है, ये गुड्स परचेज है, तो आपने सिर्फ क्या लेना है, परचेज लेना है। और परचेज किस अकाउंट को बिलोंग करता है, नॉमिनल को। ये आपका क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए इसको क्या करना है, आपने डेबिट करना है। और क्या दे के लिया आपने, कैश दे करके। तो कैश कौन सा अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, आपके पॉकेट से कैश जा रहा है,
ये गोज आउट, इसको क्या करना है, क्रेडिट। तो आपकी पूरी एंट्री क्या बन गई कि परचेज को आपने डेबिट करना है और कैश को आपने क्रेडिट करना है। तो आपकी एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड। लेकिन अगर आइटम का नाम रहेगा, अगर इस जगह हम परचेज गुड्स ऑफ 5000 है ना, तो अब यहां पर गुड्स नहीं करके अगर हम यहां पर वो कर दे, आपका फर्नीचर कर दें, मान लीजिए इसको हटाते हैं, परचेज फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 2000। तो यहां पर गुड्स डिफाइन है, ये क्या है, फर्नीचर। तो आप किसको पकड़ोगे, आप फर्नीचर को पकड़ोगे। तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है, फर्नीचर रियल है, वो क्या हो रहा है, कम्स इन, इसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। और क्या दे के आपने लिया है, कैश दे करके, कैश रियल है और कैश आपका गोज आउट है, तो उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो आपकी एंट्री क्या बन गई, फर्नीचर को डेबिट करना है, तो फर्नीचर अकाउंट आपका डेबिट हो गया, और कैश जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। एंट्री क्या हो गया, वो 2000 है, सॉरी, अमाउंट इज ऑफ 2000। ये डेबिट में फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये डिपेंड करता है कि अगर गुड्स डिफाइन है, गुड्स का नाम दिया है, तो हम लोग फर्नीचर को पकड़ेंगे, अगर नहीं बोला रहेगा तो परचेज को बोलेंगे। जो एजम्पशंस में है उसी तरह आपने वो सब कुछ फॉलो करना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग एजम्पशन 6 में। Whenever amount paid or received in full settlement, then take the balance as discount। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग किसी आदमी से सामान खरीदते हैं और उसमें कुछ कम पैसा देके उसको बोलते हैं भाई नक्की करो, जो टेक दिस अमाउंट एज ए फुल सेटलमेंट, इसके बाद और पैसा नहीं देंगे। जैसे आप कभी अपने पेरेंट के साथ सामान खरीदने जाते हो, पापा ने सामान लिया, कपड़े लेते घर के लिए लिए गए, शर्ट पैंट टी शर्ट वगैरह लिया गया, तो उसमें आपका टोटल बिल बना 12,300। पापा ने उस दुकानदार को बोला कि ये पैसा आपको कल शाम को हम दे देंगे। कल शाम को जब पापा पैसा देने गए तो पापा ने उसको सिर्फ 12,000 दिया। उसने कहा कि 300 और, पापा ने कहा नहीं ये फुल सेटलमेंट समझिए, ये पूरी आपका पेमेंट हो गया, 300 रुपया और अब नहीं देंगे। तो इन बिजनेस में ऐसा होता है कि कई बार बिजनेस में सपोज टू प्रोवाइड सर्टेन डिस्काउंट टू इट्स कस्टमर, क्योंकि वो रेगुलर कस्टमर को इस तरह की फैसिलिटी देनी पड़ती है। और तो ये बात आपको कैसा पता चलेगी कि यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है कि नहीं दिया रहा है, तो ये क्वेश्चन में सब कुछ मेंशन रहता है। आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पकड़ना है। और उसके लिए एजम्पशंस क्या है कि व्हेनेवर अमाउंट पेड और रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, जब भी फुल सेटलमेंट की बात होगी तभी हम लोग बैलेंस को लेना है क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट पेड। माने डिस्काउंट रिसीव करेंगे या डिस्काउंट पेड करेंगे, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये बात साफ साफ लिखी रहती है कि फुल सेटलमेंट एक वर्ड है, कैच वर्ड है। फुल सेटलमेंट ये वर्ड रहेगा तभी, जब ये फुल सेटलमेंट वर्ड रहेगा तभी आपने ये लेना है, और अगर ये फुल सेटलमेंट नहीं रहेगा तब आपने ये नहीं लेना है। ये फुल सेटलमेंट वर्ड अगर रहेगा तभी आपने ये डिस्काउंट, बैलेंस को डिस्काउंट मानना है या डिस्काउंट अलाउड, ये रिसीव्ड या डिपेंड। तो एक एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है, परचेज गुड्स फ्रॉम राजू ऑफ ₹10,400। तो यहाँ गुड्स हमने परचेज किया है, गुड्स को डिफाइन नहीं किया है, तो आपने सिर्फ परचेज पकड़ना है। तो यहाँ देखो गुड्स परचेज है, इसलिए हमने क्या लिया है, परचेज। अगर फर्नीचर परचेज रहता तो हम फर्नीचर लेते। तो यहाँ परचेज किया है, परचेज कौन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और वो एक्सपेंस है, इसलिए उसको क्या करना है, डेबिट करना है। इसके बाद किससे परचेज किया है, राजू से। नथिंग स्टेटेड फॉर कैश पेमेंट, परचेज गुड्स फ्रॉम राजू, फॉर कैश ये वर्ड नहीं लिखा हुआ यहाँ पर,
इसका मतलब नथिंग स्टेटेड फॉर कैश पेमेंट, सो इट इज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसलिए ये मान लिया जा रहा है कि ये उधार ट्रांजेक्शन है। ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? ये उधार है। जब उधार है तो हमको राजू से मतलब है, और राजू पर्सनल अकाउंट है, वो गिवर है, इसलिए उसका क्या करना है? क्रेडिट करना है। एंट्री हमने यहाँ लिख दी है कि परचेज अकाउंट डेबिट 10,400, यही वाली अमाउंट यहाँ पर आएगी। और किससे परचेज किया था? राजू से। राजू क्रेडिट होगा, ये हमको यहाँ से पता चल रहा है। राजू पर्सनल गिवर था, तो एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू राजूज अकाउंट। तो ये जब आपको पता चलता है तो आप उस तरह से बढ़ते जाइएगा। सारी एंट्री डिपेंड करती है एजम्पशंस पर। जब तक आपको एजम्पशंस के बारे में क्लियरली नहीं बताया जाएगा तो आप सिर्फ एंट्री को याद करोगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंट्री को याद कभी मत कीजिए, एंट्री को समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट में बता रहा है कि पेड टू राजू। राजू को हमने कितना दिया है? राजू को हमने 10,000 दिया है, और वो भी जो दिया है वो फुल सेटलमेंट में दिया है। किस में दिया हमने उसको? राजू को फुल सेटलमेंट में दिया है। ये जो फुल सेटलमेंट वर्ड है, तो इसी का एजम्पशंस अभी आपने देखा है कि जब भी फुल एजम्पशंस दिया रहेगा तो समझ लीजिएगा कि बैलेंस अमाउंट और हमको नहीं देनी है। हमने उस टाइम राजू से खरीदा था 10,400 रुपये का सामान, तो अमाउंट टू पे हमने उसको देना था कितना? 10,400 हमको देना था। लेकिन फाइनली पेड कि अमाउंट पेड, हमने पेड किया उसको। कितना पेड किया? सिर्फ 10,000 पेड किया है। तो फुल सेटलमेंट वर्ड यूज है, इसलिए बैलेंस विल बी टेकन एज डिस्काउंट। तो हमने पेड करना था, तो ये बैलेंस अमाउंट हमको मिल रही है, ये हमारे लिए डिस्काउंट रिसिप्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारे लिए डिस्काउंट रिसिप्ट। और डिस्काउंट रिसिप्ट मेरे लिए फायदा का बात है, नॉमिनल अकाउंट है, तो डिस्काउंट रिसिप्ट कितना रुपया हम लोगों का हो गया? 400 रुपया। अब पैसा हमने किसको दिया था? राजू को दिया था। राजू एक आदमी का नाम है, वो पर्सनल अकाउंट है, वो रिसीवर है, उसको हमने डेबिट करना है। और हमने उसको क्या दिया है? कैश दिया है। और कैश रियल अकाउंट को बिलोंग करता है, क्योंकि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और वो जा रहा है मेरे पास से, इसलिए उसको क्रेडिट करना है। और डिस्काउंट रिसिप्ट हमको देना था कितना? 10,400, लेकिन हमको देना पड़ा कितना? सिर्फ 10,000, क्योंकि ये फुल सेटलमेंट में एग्रीमेंट हो गया था। तो जब इनकम हो गया मेरे लिए कितना रुपया? वो जो भी 400, तो मेरे लिए इनकम है। इनकम को क्या करना है? क्रेडिट। सर आपको ये डेबिट और क्रेडिट कैसे पता चलता है? ये सब रूल है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसको डेबिट बोलना है, जो गिवर है उसको क्रेडिट बोलना है। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट कीजिए, और जो जाता है उसको क्रेडिट कीजिए। और नॉमिनल अकाउंट में था कि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ये आपके लिए एक्सपेंस या लॉस है तो उसको आप डेबिट कीजिए, और अगर ये आपके लिए इनकम या प्रॉफिट है तो उसको आप क्रेडिट कीजिए। तो क्रेडिट करना है, तो डिस्काउंट रिसीट आपके लिए इनकम है, इसलिए उसको क्या करना है? आपको क्रेडिट करना है। तो राजूज अकाउंट डेबिट टू कैश आपके पॉकेट से गया, और टू डिस्काउंट रिसिप्ट। टू का मतलब क्या है? क्रेडिट। जर्नल एंट्री में टू का मतलब होता है क्रेडिट। ये आपके लिए मैं एक बार लिख दे रहा हूं, ये सभी टीचरों को पता है, आपको इसके लिए परेशान होने का जरूरत नहीं है। जर्नल एंट्री में टू का मतलब होता है क्रेडिट। तो यह टू कैश मतलब ये कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। अभी आपने देखा कि हम लोग ने परचेज ऑफ फर्नीचर या परचेज ऑफ गुड्स के बारे में देखा। तो उस टाइम जब हम लोग परचेज करते हैं तो हमको पेमेंट देनी पड़ती है, और जब पेमेंट देते हैं तो हमको डिस्काउंट मिलता है, रिसीव होता है। लेकिन कई बार होता है कि हम किसी को सामान बेचें, और उस टाइम वो आदमी हमको पैसा देने आएगा, और अगर ये फुल सेटलमेंट में होगा तो हम उसको डिस्काउंट अलाउड करेंगे। तो ये जो डिस्काउंट अलाउड होगा वो उस टाइम मेरे लिए एक तरह का लॉस होगा। अब ये उसके बारे में एग्जांपल है। सोल्ड फर्नीचर टू अंकित। अंकित को आपने कितने रुपए का माल बेचा? 15,400 रुपया का आपने उसको फर्नीचर बेचा है। और यहाँ पेमेंट के बारे कुछ नहीं बोल रहा है, ये सब एजम्पशंस पर बेस है। नथिंग स्टेटेड फॉर कैश रिसिप्ट, सो इट इज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड वी आर रिलेटेड विथ व्हाट? अंकित। अंकित से हम लोगों को मतलब है। क्यों मतलब है? कि हमने उनको माल बेचा है तो अंकित जी हम लोग को पैसा देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या सेल किया था? फर्नीचर सेल किया था। तो फर्नीचर सेल किया तो आपके पास से ये जा रहा है, इसलिए उसको क्या करना होगा? क्रेडिट। फर्नीचर रियल अकाउंट गोज आउट, इसलिए क्रेडिट। अंकित पर्सनल अकाउंट है, वो रिसीवर है, इसलिए आपने उसको क्या करना है? डेबिट करना है। जब आप अकाउंटिंग कंसेप्ट को, अकाउंटिंग गोल्डन रूल को लेकर के चलोगे तभी आपकी एंट्री ऑटोमेटिक बनती जाएगी। और ये अंडरस्टैंडिंग का खेला मैं बता रहा हूं, मैं कोई भी रटने की बात नहीं बता रहा हूं।
तो यहाँ अंकित को डेबिट करना है 15,400 से, और फर्नीचर जा रहा था इसलिए फर्नीचर को हमने क्रेडिट करना था। ये रिसीवर थे बिंग फर्नीचर सोल्ड। अब क्वेश्चन में कंटिन्यू करने पर ये बता रहा है कि रिसीव्ड 15,000 फ्रॉम अंकित। अंकित से लेना कितना था 15,400, लेकिन हमने लिया है कितना 15,000, और वो भी किस में, अंडर फुल सेटलमेंट। इसका मतलब अंकित जी को हम लोगों को और पैसा नहीं देना है, तो अंकित हमें और पैसा नहीं देगा, और ये बिजनेस में मान लेना होगा कि हमने उसको बाकी पैसा डिस्काउंट के रूप में छोड़ दिया है। तो ये 400 रुपये हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमको मिलना था कितना, अमाउंट टू रिसीव, हम लोग को टू रिसीव कितना था, टू रिसीव हम लोगों का था 15,400, बट फाइनली रिसीव्ड, फाइनली रिसीव्ड इज इक्वल टू 15,000। तो 400 रुपये का डिफरेंस आया। ये डिफरेंस हमने कम लिया है, तो इसका मतलब हमने अंकित को ये डिस्काउंट अलाउड किया है, ये डिस्काउंट हमने अंकित को अलाउड किया है। अब हम लोग देखेंगे वन बाय वन। कैश रियल है, आपने रिसीव किया, आपके पास कम सीन हो रहा है, इसलिए आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। आपने ये डिस्काउंट अलाउ किया, इसको उतना रुपया छोड़ दिया अंकित को, तो जो पैसा आपने अलाउ किया छोड़ दिया वो नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि डिस्काउंट को हम देख भी नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट है, ये आपके लिए क्या है, लॉस है। और लॉस नॉमिनल अकाउंट का बताता है कि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो उसको हमने क्या करना है, डेबिट करना है। इसके बाद अंकित पर्सनल अकाउंट है, किसी बंदे का नाम है, वो हमको गिवर है, गिवर को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या आ गई, कैश अकाउंट डेबिट, कितना रुपया आया हमारे पास 15,000 रुपीज़, वो लिख दिया हमने। और डिस्काउंट अलाउड, हमने कितना डिस्काउंट अलाउ किया था, ये 400 रुपये हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया था। और पैसा मिला किन से था, अंकित से मिला था, वो हमारे गिवर थे, इसलिए उनको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अंकित अकाउंट बिंग कैश रिसिव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। ये एंट्री आपकी पूरी की पूरी बन गई। इतना आपको समझ में आया कि जब फुल सेटलमेंट की बात होगी, जब फुल सेटलमेंट की बात होगी तब आपने बैलेंस को डिस्काउंट लेना है, और नथिंग स्टेटेड फॉर कैश, तब आपने उसको क्या लेना है, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो हमको उस पार्टी से मतलब होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो आज इस एपिसोड में, इस वीडियो में जितना मैंने समझाया कि सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थी वो आपको बताई, उसको आप ठीक से समझ लीजिए। और कुछ एजम्पशंस के बारे में मैंने बताया, तो ये एजम्पशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट ऑल द एजम्पशंस। उनको लगता है कि टीचर फटाफट बनाए जा रहे हैं, कैसे बनाए जा रहे हैं। कोई भी टीचर बिना एजम्पशंस के अकाउंट नहीं बना सकता है। तो वो कुछ मान्यताएं हैं, उसको लेकर के चलना पड़ता है, और उस सारी एजम्पशंस मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, आई प्रॉमिस टू यू ऑल। लेकिन बात है कि आप ये सारी चीज़ों को ठीक से समझो और उसको अपने दिमाग में क्लियरली एक्सेप्ट करो, और उस पर बेस करके जो एंट्री की प्रैक्टिस मैंने कराई है, इसके बाद नए वीडियो में बनाऊंगा वन बाय वन। लेकिन वो सारा बनाना मेरा डिपेंड करता है आपके प्यार पर। आपको अच्छा लगा है वीडियो, आप लाइक करो, आप सब्सक्राइब करो, अपने क्लास में इसको शेयर करो, अपने रिलेटिव्स कॉमर्स के बच्चों के बीच में इसको शेयर करो। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे मेरे को उतना अच्छा लगेगा, और मैं एक से एक वीडियो, एक से एक कंसेप्ट के बारे में, जितने भी सीक्रेट हैं, जितने भी टॉप कॉन्सेप्ट्स हैं, वन बाय वन आपको दूंगा। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।